Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the second chapter of Zoology MCQs with concept review. So let's start. So chapter number 2, the origin and chemistry of life. So सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है. मैटर किसे कहते हैं? Anything which occupies space and have mass. So जो भी चीज जो कुछ जगह घेरती हो और वजन रखती हो उनको हम मैटर कहते हैं. इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें मैटर्स हैं. लेट सपोज अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये भी मैटर है. इसने जगह भी घेरी है और वजन भी है इसका. ये पेन, इस पेन का भी कुछ वजन भी है और इसने जगह भी घेरी है. सब चीजें मैटर से बनी है. अब मैटर असल में टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. एक को हम कहते हैं प्योर मैटर और दूसरे को कहते हैं इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर या एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं और इम्प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. सो एलिमेंट अगर मैटर प्योर फॉर्म में हो तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं और अगर एलिमेंट्स आपस में फिक्स कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं. मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं करते. सो इस वजह से मिक्सचर अपने जो मेन एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात शो करते हैं. जबकि अगर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए और कंपाउंड बना ले तो तब वो अपनी खसूसियात चेंज कर लेते हैं. अब हम बात करते हैं कि असल में नवडेज कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं. सो अबाउट 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनको हम नेचुरल एलिमेंट कहते हैं. जबकि 118 एलिमेंट टोटल हैं. सो टोटल के बाद लेट्स अगर इसमें से 92 को रिमूव कर लें जो कि नेचुरल हैं, सो बाकी इसमें अबाउट 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि सिंथेटिक है. अब एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का और ये किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इनके शेल्स मौजूद हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं प्लस न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है. एलिमेंट में तमाम एटम एक जैसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिमिलर होते हैं. जबकि कुछ ऐसे एटम्स भी मौजूद हैं जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफर करते हैं. लेट सपोज हम देख लें कि एक हमारे पास कार्बन है, कार्बन 12 भी मौजूद है, कार्बन 13 भी मौजूद है और कार्बन 14 भी मौजूद है. सो इसका मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. ऐसे एटम्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर होंगे नंबर, जबकि डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं एटॉमिक मास. सो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं. अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं.
सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये एटॉमिक मास कहलाते हैं। सो एटॉमिक मास कार्बन 12 का क्यों है? क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर कार्बन 13 की बात करें तो 6 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इसी तरह इसका मतलब ये बनता है कि एटॉमिक नंबर जो डिफर करते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स अबाउट 280 नेचुरल है। अब इन 280 में से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि जो बाकी मौजूद हैं रिमेनिंग वो नॉन रेडिएक्टिव है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आइसोटोप्स जो हैं वो अबाउट 300 आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये सारे तकरीबन अनस्टेबल हैं। रेडिएक्टिव आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होते हैं लोअर एटॉमिक नंबर के मॉलिक्यूल्स में। एक एटम जिसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और इनके बाहर शेल्स हैं। सो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो इस अमल को कहते हैं रिडक्शन, और अगर हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक और कंसेप्ट कि अगर एक एटम के न्यूक्लियस से हम इलेक्ट्रॉन दूर लेके जाते हैं, लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और हम लास्ट शेल में लेके आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जज़ब करनी है, जबकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेके आते हैं, लेट्स सपोज थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करेगा। जितने भी एटम्स हैं ये केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि या उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब लेट्स सपोज हम दो एटम्स बनाते हैं जिसमें से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम को दे देता है। इस अमल को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। मतलब इसमें दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपने ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वो एक ही एटम शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर किसी ऐसे एटम्स को दे सकता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन प्लस आयन। सो अगर अमोनियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर की फॉर्म में है
हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो इस तरह के बांड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड कहते हैं। सो ये बांड बनेगा NH4 और ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। As we know, life is originated in water. सो हम पानी के कुछ खसूसियात, वाटर के मॉलिक्यूल्स के खसूसियात पढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, सो वाटर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो। अगर 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर कम होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो 6 के बाद इनको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे ताकि उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उनके 2 लोन पेयर बचते हैं। सो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये लोन पेयर हाइड्रोजन के बॉन्ड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इस बॉन्ड के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल वी शेप्ड रहता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होते हैं जबकि हाइड्रोजन से दूर होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस चार्ज की वजह से इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इनके लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इनका पार्शियल नेगेटिव और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। वाटर के एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between highly partial negative oxygen atom of one water molecule to the partial positive charge of another water molecule is called hydrogen bond। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस डॉटेड लाइन से बनाते हैं। सो इसी तरह जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो तकरीबन सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा होती है। इसी तरह इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है और वाटर ज्यादा हीट लेके वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर को एक इफेक्टिव सॉल्वेंट भी कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस की। एसिड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं, जबकि अगर कोई मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं तो उनको हम बेस कहते हैं। हम किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए pH स्केल यूज करते हैं। pH स्केल एक स्केल है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन की नेचर मालूम करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। सो नॉर्मली
पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 होगी वो ना एसिड होंगे और ना ही बेस होंगे, तो इनको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। 7 से कम पीएच वाले मॉलिक्यूल को एसिड कहेंगे, जबकि 7 से ज्यादा पीएच वाले मॉलिक्यूल्स को हम बेस कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं। अब पीएच स्केल जो है वो बायोलॉजिकल लाइफ में मॉलिक्यूल्स की पीएच बायोलॉजिकल फ्लूइड मोस्टली जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं जैसा कि ब्लड, तो इनकी पीएच अबाउट 6 से लेके 8 तक इसी रेंज में वेरिएट करती है। जैसा कि अगर हम बात करें ब्लड की, सो ब्लड की पीएच 7.4 है, सो स्लाइटली बेसिक कंडीशन में है। तमाम बायोलॉजिकल फ्लूइड पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं और इनकी मेन वजह बफर्स की है। बफर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ब्लड भी एक बायोलॉजिकल फ्लूइड है जिसमें बफर काम करते हैं। ब्लड के अंदर बफर कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। सो आपको पता होगा कि कार्बोनिक एसिड किससे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो तब कार्बोनिक एसिड बनता है। अब कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और अगर पीएच में इंक्रीज आता है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड होता है, तो इसका मतलब वहां पे H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे और अगर H पॉजिटिव ऐड होते हैं, इनकी तादाद इंक्रीज होने के बाद H पॉजिटिव आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में अगेन कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की तादाद रिड्यूस हुए तो बाइकार्बोनेट अगेन ब्रेक हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन बनाएगा। सो इसी तरह ब्लड की जो पीएच है वो अबाउट 7.4 तक मेंटेन रहती है। मोस्टली एनिमल्स जो हैं उनके अंदर बफर मौजूद होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। थैंक यू। सो इनके एमसीक्यूज और बाकी जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।